Hello students, you are most welcome to our YouTube channel GIS कठुमर। स्टूडेंट्स, आप GIS कठुमर के द्वारा प्रोवाइड किए गए इस YouTube चैनल में केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम 11th क्लास की वीडियोस को देख रहे हो। स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और इस चैप्टर फर्स्ट में आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। आप अच्छी तरह से जानते हो जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एलिमेंट्स से, और एलिमेंट जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर कुछ उनके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं। ऐसे नहीं है कि कोई भी एलिमेंट आए और एक दूसरे के साथ ऐड हो गए और कंपाउंड फॉर्म कर दिया, नहीं, इस तरह से ऐड नहीं होते। तो कुछ लॉज ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनके अकॉर्डिंग ही जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये अप्रॉक्सीमेटली 5 लॉज हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ हैं। ये लॉज आपको जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे लाइफ टाइम तक, तब तक आपको काम आने वाले हैं। ये आपके इस चैप्टर में प्रेजेंट है और आपके इस चैप्टर का जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और देखो आप लोग, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन होता है किसके लिए? टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, और इसको इस गिवन बाय, इनको हम बता सकते हैं रूल से, इस गिवन बाय 5 लॉज एज फॉलोज। 5 लॉ जो आपको दिए गए हैं और जिसमें से फर्स्ट लॉ मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों ध्यान से चेक करना। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रीवियस क्लासेस में भी आपने इस लॉ का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है ना। और ये लॉ यही कहता है स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास क्या कहता है कि मास जो होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल चेंज होता है, तो वहाँ पर जो रिएक्टेंट यूज्ड होते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टेंट जब यूज्ड होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स उस टोटल रिएक्शन का जो टोटल मास होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, यानी कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए जितने भी रिएक्टेंट्स का आप यूज़ करने वाले हो उन सब का टोटल मास और जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर फॉर्म होने वाले हैं उनका टोटल मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इस लॉ को जो देने वाला था वो एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था एंटोनी लेवोजिए, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोट कर रहा हूँ, दिस लॉ प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोजियर, ठीक है ना। साइंटिस्ट का नेम क्या है? एंटोनी लेवोजियर। लेवोजियर इन 17
1789 में लवाइजिए ने इस लॉ को प्रपोज किया और इस लॉ को प्रपोज करने के साथ साथ उन्होंने क्या बताया, देखो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ को लिख रहा हूं मैं बच्चों अब, ठीक है ना। मैटर कैन नाइदर बी, मैटर कैन नाइदर बी created, neither be created nor be destroyed। ये आपका लॉ कहता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कि मैटर को आप ना तो कभी क्रिएट कर सकते हो, किसी भी मैटर को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और कभी भी आप किसी भी मैटर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट्स ये मैटर है, इस मैटर को मैं मेरी मर्जी से क्रिएट नहीं कर सकता, इस मैटर को तभी क्रिएट कर सकता हूं जब इस मैटर को फॉर्म करने वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, और वो एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो ही ये मैटर फॉर्म होगा। और अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय करना चाहूँ तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टूडेंट्स मैं इसको ब्रेक करूँगा और ब्रेक करूँगा और ब्रेक करूँगा, और इसके बहुत स्मॉल पीसेस बन जाएंगे। स्मॉल पीसेस को और स्मॉल कर जाइए और स्मॉलेस्ट करते जाइए, और एट लास्ट एक आप ऐसी जगह पर जब पहुँच जाओगे जहाँ पर आप उसका डिवाइडेशन नहीं कर पाओगे, और उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स इसका, इस मैटर का एक एटम, ठीक है ना। तो ऐसे एटम फिर से एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगे, और अरेंज हो जाएंगे तो फिर से आप मैटर बन जाएगी, ठीक है ना। तो आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड किया इसके साथ, ये नेचर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे एटम, और वो एटम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए और ये मैटर का फॉर्मेशन होगा। तो किसी भी मैटर की बात करें हम, नेचर के अंदर जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं उनको आप लोगों ने नहीं बनाया, वो मैटर ऑटोमेटिकली फॉर्म होते हैं, और ऑटोमेटिकली जब फॉर्म होते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसलिए एक आ गया है कि मैटर को ना तो कभी हम फॉर्म कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर हमेशा कंजर्व रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब मैटर एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर उसके अंदर कुछ फिजिकल और केमिकली चेंज होते हैं, बट वहाँ पर उसका जो मास होता है वो ऑलवेज कंजर्व रहता है, ठीक है ना। तो देखो कुछ और ज़रूरी बातें हैं इसके बारे में, वो भी मैं नोट कर देता हूँ। दिस लॉ फॉर्म द basis for several later development developments in chemistry, ठीक है। और भी इसके बारे में लिख देता हूँ थोड़ा सा। दिस लॉ स्टेटेड दैट ये लॉ क्या स्टेट करता है, देयर इज नो चेंज देयर इज नो चेंज इन total mass of matter when it occurs physical and chemical change। देखो कोई भी मैटर है
उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है? केमिकल चेंज लिखना है मेरे को, केमिकल चेंज। किसी भी मैटर के अंदर कोई या तो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, कैसा भी चेंज हो स्टूडेंट्स, लेकिन उसका टोटल मास कभी भी चेंज नहीं होता है मैटर का, ठीक है ना। क्योंकि ये बात मैं ऊपर नोट कर चुका हूँ कि मैटर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही उसे क्रिएट कर सकते, समझ सकते हैं ना। तो देखो इसके लिए आपको एक एग्जांपल दूं मैं, ठीक है ना। एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स। एग्जांपल क्या है कि अगर मैं 20 ग्राम आइस पीसेस ले लेता हूँ, आइस पीस लिए मैंने 20 ग्राम, ठीक है। और उन आइस पीसेस को मैंने 20 ग्राम को रख दिया किसमें, एक बीकर में, बीकर के अंदर पुट कर दिया और उस बीकर को थोड़ा सा हीट कर दिया, तो आइस कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है ना। आइस जब वाटर में कन्वर्ट हुई है तो यहाँ पर मैं वाटर का जब मास निकालूंगा तो स्टूडेंट्स जो वाटर आपको ऑब्टेन होगा वो भी 20 ग्राम ही होगा, ठीक है ना। आइस कितनी ली थी, 20 ग्राम, वाटर कितना आया, 20 ग्राम, यानी कि आपका जो मैटर था, जितना मैटर आपने लिया था उतना ही प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना। तो मास कंजर्व रहा है कि नहीं रहा है, मास कंजर्व रहा है ना। तो बच्चों ऐसा हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो लिख सकता हूँ मैं, व्हेन 20 ग्राम ice pieces is heated in a beaker, then obtained 20 gram वाटर। तो फिर आप कितना वाटर ऑब्टेन करते हो, 20 ग्राम वाटर। तो क्या कह सकते हो बताओ बच्चों, हेंस टोटल मास ऑफ मैटर, हेंस टोटल मास ऑफ मैटर विल बी कंजर्व्ड। कैसा है, कंजर्व है या इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड है कि नहीं, कंजर्व्ड, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब देखो सेकंड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ हमने देख लिया कंजर्वेशन मास का, और सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ है स्टूडेंट्स, ये क्या कहता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ है ये प्रपोज किया था एक फ्रांस के केमिस्ट थे, जोसेफ प्राउस्ट। कौन थे, जोसेफ प्राउस्ट। उन्होंने इस लॉ को स्टेटेड किया था या प्रपोज किया था, और ये लॉ कहता है स्टूडेंट्स कि आप कोई भी कंपाउंड जो है वो हमेशा, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम proportion of elements, compound always contain exactly the same proportion of elements by mass। यानी कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर हमेशा जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं बाय मास के। यानी कि उनका अगर जो वेट देखा जाए, उस वेट के अकॉर्डिंग हम किसी कंपाउंड में एलिमेंट्स को डिटरमाइन करें तो वहाँ पर एक सेम प्रोपोर्शन आपको दिखेगा एलिमेंट्स का। ऐसा नहीं कि एलिमेंट्स चाहे जिस तरीके से एक दूसरे के साथ ऐड हो गए हों। मैं पहले भी कह रहा था आपसे
कभी भी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐसे ऐड नहीं होते, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही ऐड होते हैं। तो देखो मैं नोट करता हूँ इसको किसने प्रपोज किया था? फ्रांस के केमिस्ट थे मिस्टर जोसेफ प्राउस्ट। दिस लॉ इज गिवन बाय फ्रांस केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। फ्रांस के केमिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने इस लॉ को दिया था। और जोसेफ प्राउस्ट ने क्या बताया? ही स्टेटेड दैट, उसने बोला, क्या बोला इस लॉ के बारे में? ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, ए गिवन कंपाउंड always contain exactly the same proportion, of elements by weight लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर वेट लिख रहा हूँ, बाई मास लिख सकते हैं, वेट बता सकते हैं, कुछ भी है, ठीक है ना, बाई वेट। लॉ क्या कह रहा है बच्चों? कोई भी जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर ऑलवेज जो एलिमेंट्स होंगे वो बाई मास बाई वेट में सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। इसको हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं पहला, और एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, वाटर जो है, इन वाटर, ठीक है ना, वाटर को आप कहीं से भी ऑब्टेन करो, वाटर का सोर्स चाहे कोई सा भी हो, वाटर का सोर्स सी हो सकता है, वाटर का सोर्स वेल हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकती है, कहीं से भी आप वाटर को ऑब्टेन करो। ऑलवेज उसका जो फॉर्मूला आपको होगा वो क्या होगा? H2O। और इसमें एलिमेंट्स का अगर प्रोपोर्शन चेक किया जाए स्टूडेंट्स, तो एलिमेंट्स का जो प्रोपोर्शन होगा 2:1, यानी कि 2 एटम्स तो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम किसका है? ऑक्सीजन का। और बाई मास अगर इसको बाई वेट इसे चेक करें तो स्टूडेंट्स ये कितना आता है? H2O, यानी कि 2:1। इट मीन्स हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा तो 2:16। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, ठीक है ना। और जब इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1:8। यानी कि जहाँ से भी आप वाटर को ऑब्टेन करोगे, चाहे सी से ऑब्टेन किया, चाहे रिवर से ऑब्टेन किया, चाहे वेल से, चाहे पॉन्ड से, वहाँ सभी टाइप्स के जो वाटर सोर्स हैं उनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उन सब के अंदर जो एलिमेंट्स का प्रपोर्शन होगा वो 1:8 ही होगा। क्लियर? सेम प्रोपोर्शन में ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, proportion of oxygen and hydrogen, proportion of oxygen and hydrogen, वाटर के अंदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं तो होती हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय वेट इज 1:8। ऑलवेज कौन सा रेशो होगा? 1:8। अनलेस वाटर विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर will be obtained from
एनी सोर्स लाइक सी, पॉन्ड, रिवर, वेल एटसेट्रा। ठीक है, समझ आ रही है बात? देखो कैसे समझेंगे। H2O ये वाटर फॉर्मूला है। यहाँ पर जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन है वो क्या है? 2:1। हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। अब इनका रेशो बाई वेट निकालना है हमको, ठीक है ना। हाइड्रोजन का वेट 1 होता है तो 2 × 1 और इसका 16 होता है। कितना आएगा? 2:16 और इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या आएगा? 1:8। तो स्टूडेंट्स कहीं से भी वाटर को लो, उस वाटर के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो एक सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे बाय वेट। ठीक है, चलो और एग्जांपल चेक कर सकते हैं हम। देखो एग्जांपल एक और चेक करते हैं हम। CO2 gas. CO2 gas is obtained by decomposition of कैल्शियम कार्बोनेट। CO2 गैस को आप ऑब्टेन करो किससे? कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से। ठीक है ना। और कंबस्टन ऑफ कोल, या तो आप करो किससे? इसके डिकम्पोजिशन से। और कंबस्टन ऑफ कोक, या कोक के कंबस्टन से ऑब्टेन करो। ठीक है ना। द proportion of carbon and oxygen, the proportion of carbon and oxygen, कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा स्टूडेंट्स बाय मास या बाय वेट इन CO2, इन CO2 बाई वेट इस कितना होगा? 12:32। ठीक है ना, इतना ही तो होगा। अब देखो स्टूडेंट्स चेक करो, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने क्या किया? डिकम्पोज किया। आपको यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस ऑब्टेन हुई। कोक को आपने हीट किया एयर की प्रेजेंस में, आपको यहाँ पर CO2 गैस ऑब्टेन हुई। ठीक है ना। इस कार्बन CO2 गैस के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है? 1:2। यही है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो कार्बन का मास होता है वो होता है 12 × 1 और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम हैं? 2 प्रेजेंट हैं और इसका मास होता है 16। तो रेशो क्या आ गया? 12:32। ठीक है ना। तो CO2 चाहे किसी भी वे से हमको ऑब्टेन हुई है, किसी भी वे से, किसी भी टाइप से, कैसे भी हमको CO2 गैस ऑब्टेन हुई है, उसमें जो एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन होगा बाय वेट वो ऑलवेज यही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आपको CO2 ऑब्टेन हुई हो किसी भी वे से। समझ आ रही है बात? तो इस बात को एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स कौन? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समझ आ रहा है ना। तो आप लोग इसको ढंग से चेक कीजिए स्टूडेंट्स। आपको मैं यहाँ पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, 2 लॉज को आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 ही लॉ मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, 3rd लॉ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना। अब देखो एक आध एग्जाम्पल और मैं आपको चेक करके बता देता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन का। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, फटाफट से नोट करो। देखो स्टूडेंट्स,
मैं आपको अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने डिकम्पोज किया था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। अब हम चेक करते हैं क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का फॉलो करती है। इसको चेक कर लेते हैं। देखो इसमें चेक करते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार बोला था कि जो मास होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर ऐसा है तो इस रिएक्शन ने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का फॉलो किया है। तो चेक करके देख लो, कैल्शियम का 1 एलिमेंट प्रेजेंट है और 1 एलिमेंट यानी कैल्शियम का जो मास होता है स्टूडेंट्स वो होता है 40, प्लस कार्बन का 1 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मास होता है 12, प्लस ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका मास होता है 16। टोटल कितना हुआ 40 प्लस 12 प्लस 48, कंप्लीट कितना हुआ 100 यूनिट। ठीक है ना, ये तो हो गया रिएक्टेंट का टोटल मास। ठीक है, इधर चेक करते हैं। देखो कैल्शियम का 1 एटम है यानी कि 1 एलिमेंट है 40, इसका मास है। ऑक्सीजन का 1 एलिमेंट 16, ये आ गया, प्लस CO2 में 12 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16, ये आ गया। इसमें चेक करो 40 प्लस 16 प्लस इधर चेक करो 12 प्लस 32, यहाँ कितना हुआ स्टूडेंट्स 56, यहाँ पर कितना हुआ 48, कंप्लीट ऐड करो 100 यूनिट। बताओ जितना मास रिएक्टेंट्स का था वही मास प्रोडक्ट का आ गया, यानी कि यहाँ पर मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। मैटर यहाँ पर ना तो क्रिएट हुआ है ना ही डेस्ट्रॉयड हुआ है। क्या ये बात फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? रिएक्शन करती है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कोई भी रिएक्शन को चेक करेंगे हम, सब की सब रिएक्शन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का फॉलो करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स।